सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जरुण और आई होप आपने अभी तक दो वीडियोस हमने अपलोड करी है मैथ्स के लिए, वो अभी आपने देख लिया होगा फॉर इन्फोसिस। अब अभी हम अपने शॉर्टकट नंबर 23 पे आ गए हैं, परसेंटेज चैप्टर पे। तो हम पार्ट वन में हमने अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे। उसमें से मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे, कुछ मैंने यहाँ पे बोला था पार्ट टू में हम कवर कर रहे होंगे। सो नाउ दिस इज़ योर पार्ट टू और दिस इज़ आवर फाइनल पार्ट। इसमें जितना हो पाएगा दैट विल बी इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। और मैं इसमें इतना ही कराऊंगा। पिछले वीडियो में थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, बट इसमें हम उतना ही करेंगे जितना हमारा एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि अगर 16 से अगर किसी का ड्राइव है या फिर उससे पहले किसी का ड्राइव है, तो वो अपना करके चला जाए। उसका मतलब ये ना हो कि मतलब उसका छूट गया, उसको ये साइकोलॉजिकल ब्रेन पे ये ना रहे कोई कि हाँ मैंने यहाँ पे पूरा कवर नहीं किया सिलेबस, अभी मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, वो चीज़ यहाँ पे ना हो। इसलिए हम बस उतना ही कवर करेंगे जितना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स इनफ। और यहाँ पे हम सब शॉर्टकट जो हम यहाँ पे जैसे 23 आ गया परसेंटेज, अब 24 जो हमारा नेक्स्ट होगा, ऐसे ही हर एक शॉर्टकट से हर एक हम अपना टॉपिक कवर कर रहे होंगे। सो यहाँ पे देखो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पे कर देते हैं, उसके बाद हम ये फॉलो करेंगे कि एक शॉर्टकट विथ वन टॉपिक। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप फाइनल वैल्यू, ये क्वेश्चन आप, अगर मैं इसको क्वेश्चन को दिखाऊं तो आप इसको डायरेक्टली समझ जाओगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज वंस टेंस 2 लाख यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, पॉपुलेशन 2 लाख दे रखी है, इनिशियल पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 ईयर्स। तो हमें बताना है 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। तो इसको आप कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि फाइनल वैल्यू हमको कैसे पता चलेगी, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनिशियल वैल्यू को किससे, 100 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है 100 में क्या प्लस होगा 10, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100 + 10 अपॉन 100। इसको हम किसका पावर क्या कर देंगे 3, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 3 ईयर्स, इनटू हमारा इनिशियल वैल्यू क्या था 2 लाख। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 2 लाख। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, 11110 इंटू 2000। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगी क्या वैल्यू, 26620। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो अपने क्वेश्चन को ईजिली। और ये हमारा हो गया यहाँ पे परसेंटेज ख़त्म। नाउ हम क्या आते हैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे। तो ये आप परसेंटेज चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ काम यहाँ पे परसेंटेज पे होने वाला है। प्रॉफिट और लॉस और परसेंटेज, देखो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे निकालना है हमें, एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी मतलब कि एस, जब को प्रॉफिट होगा। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, उसको आपने बेच दिया 250 रुपये का, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि अपना जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना दिया है 200 रुपये, बट आपने सेल कितना किया है, सेल कितने का किया है, सेलिंग प्राइस आपकी क्या है 250 रुपये। तो यहाँ पे प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो इसमें से आप क्या माइनस करोगे, एस पी माइनस सी पी करोगे, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तभी तो पॉजिटिव में मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका 50 रुपीज़, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। सिमिलरली अगर यहाँ पे लॉस की बात करूँ, आपने कोई चीज़ 250 रुपये की खरीदी और उसको 200 में बेच दिया, तो यहाँ पे अब लॉस कितना हो जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस अब क्या है, कॉस्ट प्राइस है आपका 250, सेलिंग प्राइस इसका कितना है 200। अब 200 माइनस 250 करेंगे तो -50 का यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो इसका अगर परसेंटेज पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जैसे कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो मान लेते हैं 200 का हमने खरीदा था, हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा 50 रुपये का, इंटू 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू 25 सा। ठीक है, तो 25% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, तो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको होमवर्क क्वेश्चन मान लेते हैं और यहाँ से हम आगे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन टू चेंजेस आर मेड। जैसे हमने परसेंटेज में किया था ना कि अगर हमें दो सक्सेसिव या दो से ज़्यादा हमारे पॉजिटिव के परसेंटेज में इंक्रीज़ हो रहा होगा तो हम उसमें प्लस लेते थे, और अगर मतलब डिक्रीज़ होता था उसमें नेगेटिव लेते थे। सेम यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस का ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालना है वो दिया है। तो सेम यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम परसेंटेज में यूज़ करते हुए आए हैं, प्लस माइनस
का अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस लेंगे, अगर हमारा लॉस हो रहा होगा तो माइनस लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन लेके मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब आपका लॉस हो रहा है, पॉजिटिव में आंसर आया तो मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो अब क्वेश्चन से डायरेक्टली इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ प्रोडक्ट वर्थ ₹3,000 इज सोल्ड एट फॉर 10% प्रॉफिट देन 20% लॉस, व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो अगर मैं इसका डायरेक्टली ये निकाल लूँ कि यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज कितना हो रहा होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, तब भी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि इसको हम परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे नाम इसको अलग दे दिया गया है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो ये आपने ईजिली कर लेना है, ज़्यादा यहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा। देखो इसको करना कैसे है, सिंपल। यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव का 10%, तो पॉजिटिव का 10% लिख लो, ठीक, प्लस का। फिर यहाँ पे क्या है, देन लॉस ऑफ 20%, यानी कि -20 लिख लो। और यहाँ पे क्या था, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना था, तो -10 +10 इंटू -20 कितना हो जाएगा हमें हमारा, ये हमारा हो जाएगा -200 अपॉन 100। यहाँ से आपको कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगी -2 वैल्यू, और यहाँ पे पॉजिटिव का था और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हो गया हमारा -10, और ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे -12 आपका ओवरऑल वो हो जाएगा लॉस। तो -12% का लॉस दिखा रहा है, तो अब -12% आप निकाल लो, इसका 12% निकालो, और उसी को यहाँ पे हम बोल देंगे कि इतना लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यू पूछ लेता तो इसका हम 12% निकाल देते, और जो निकलता वही हमारा लॉस हो जाता। और जो लॉस हुआ, अगर हमें पूछा जाता कि हमने कितने में वो चीज़ खरीदी थी, तो जो हमने ये तो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप प्रोडक्ट वर्थ ₹3,000 इज सोल्ड फॉर 10% प्रॉफिट। तो ये पूछता अगर हमसे कि हम कितने का बेचें कि हमें कुछ भी लॉस ना प्रॉफिट हो, तो हम क्या करते, -12% यहाँ पे इसका निकाल लेते, और जो यहाँ पे हम निकालते उसी उतना ये जो लॉस हुआ है उतना, और प्लस हमें जितना प्रॉफिट बोलता है उन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हमको आंसर मिल जाता है। ये एक एडवांस क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप के, तो वहाँ पे आपको इन्फोसिस वगैरह में इतने एडवांस नहीं पूछेंगे, बट यहाँ तक पूछ सकते हैं, तो यहाँ तक हम इसको कवर करेंगे। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो वेल एंड गुड, नहीं समझा तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है ये। नाउ फाइंडिंग सेलिंग प्राइस आफ्टर मल्टीपल चेंजेस। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बोलता रहता हूँ कि ईजी है, लेकिन आपको लगता होगा कि ईजी तो नहीं है ना, मुझे तो समझ नहीं आया, या फिर मुझे तो थोड़ा सा अभी डाउट हो फील हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आप अभी शुरू कर रहे हो पढ़ना, लेकिन आप स्टिल अपना कोशिश तो कर रहे हो ना, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर आप मूव करोगे तो आप अपना क्रैक कर लोगे एग्ज़ाम, डोंट वरी। लेकिन अगर जो सोचो यही सोच कर बैठा रहेगा कि ये तो मेरे लिए टफ़ है, आप कोडिंग में, मैं बीटेक से हूँ, सीएससी हूँ, तो मैं अब ये एसएससी वाले क्वेश्चंस क्यों पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं एप्टीट्यूड, ये रीजनिंग, ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कोडिंग के क्वेश्चन पूछने चाहिए कंपनी को। ये सारे डिबेट के अब टाइम नहीं रहेगा, ठीक है, डिबेट आपको करना भी नहीं है। जितना यहाँ पे आपको बताया जाए उतना कर लो, और उतना जाके एग्ज़ाम में दे देना, ईजिली आप क्रैक कर लोगे। नो मैटर वॉट कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है, यू आर अ बीटेक स्टूडेंट, आपने मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 4 पढ़ा है। नाउ यू आर वेल अवेयर कि आपको कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस को, बस यहाँ पे आपको पैटर्न समझना है, और इनको कैसे सॉल्व करना है ये समझना है। आप तो ऑलरेडी यहाँ पे बीटेक करके ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपके लिए तो और इजी हो गया। ठीक है, सो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ, और आप इजिली क्रैक कर लोगे। नाउ फाइंडिंग सेलिंग प्राइस आफ्टर मल्टीपल चेंजेस। सो सेलिंग प्राइस आफ्टर मल्टीपल चेंजेस का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस हमें निकालना है जिसमें हमने 10% का पहले इंक्रीमेंट किया, तो हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे सीपी से। फिर अगर यहाँ पे दो हमारे इंक्रीमेंट हो रहे हैं तो यहाँ पे हम दोनों पॉजिटिव में लेंगे, एक हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन की हेल्प से 100 में प्लस माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, सो द क्वेश्चन सेज A watch rupees 5,000 is sold A to B at a loss of 10%। तो A से B हमने किससे पे बेचा, 10% के लॉस पे। नाउ B सोल्ड इट टू C एट 30% लॉस, तो B ने C को कितने में बेचा, 30% लॉस पे बेचा। नाउ C टू D यहाँ पे 40% प्रॉफिट। सो व्हाट इज़ द प्राइस एट विच D बॉट वॉच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। वो कैसे करना है, यहाँ पे आप 5,000 लिखो, एंड नाउ मल्टीप्लाई इट, जो हमने परसेंटेज में सीखा था कि इसको हम क्या करेंगे, 100 से माइनस करके लिखेंगे अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 माइनस 10 यानी कि 90 अपॉन 100 इन मल्टीप्लिकेशन विथ बी सोल्ड टू सी एट 30% लॉस, यानी कि 70 अपॉन 100 इंटू डी 40% की प्रॉफिट, यानी कि 140 अपॉन 100।
अब हमें यहाँ पे 5000 से इसको मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, 5 9 से 45 और 45 इंटू 7 और 7 इंटू 14, यानी कि 7 इंटू 14 इंटू 5 9 से 45। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 4410। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नाउ। ये सारी चीज़ें भाई आप निकाल लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करना ट्राई, होमवर्क क्वेश्चन। सेम परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लग के यहाँ पे आप इजीली कर लोगे, जो हमने पॉपुलेशन में सीखा था। देख रहे हो, फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंटली डिफरेंटली तरीके से इसको यूज़ करके अपना आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। वहाँ पे नेट लॉस परसेंटेज, हमें परसेंटेज में क्या सीखा था, कि परसेंटेज में सीखा था कि अगर हमारा सेम हमारा परसेंटेज इनके वो हो रहा है, फॉलो हो रहा है, तो उसमें हमेशा क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। वैसे यहाँ पे हमारा अगर सेम प्रॉफिट लॉस हो रहा है परसेंटेज में, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, यहाँ पे हमेशा इसका लॉस होगा। सो नाउ two laptops were sold for rupees for the देखो, two laptops were sold for the same selling price. The first one is sold at 50%, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट, एंड द सेकेंड वन इज़ 50% लॉस। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कितना, ड्यू टू दिस सेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इनक्योर्ड बाय द सेलर, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और कितना लॉस होगा वो देख लेते हैं। तो देखो, अज्यूम कर लो द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच लैपटॉप इज़ 150 रुपीज़। यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस को अज्यूम कर लिया। नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट लैपटॉप विल बी 150 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन सी पी अपॉन सी पी 150 अपॉन 100 इंटू सी पी। ये हमारा हो गया 150, किसके इक्वल हो गया, नाउ सी पी वन हमारा क्या आ गया, 100 हमने एज्यूम किया था। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड लैपटॉप, तो 150 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 100 इंटू सी पी टू यहाँ पे आ गया 300। तो टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी 100 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 400। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 150 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 300। लॉस कितना हो गया हमारा, 100 अपॉन 400 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 25%। ये नहीं समझ में आया होगा आपको, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका। यहाँ पे आपको करना क्या है, 50% लॉस हुआ, 50 लिखो, 50 का ही यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, उसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, अपॉन कर दो 100 से, ठीक। तो अभी देखोगे आप, तुरंत यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2500, ठीक, 2500 आएगा, नीचे 100 है, 20 से 20 कैंसिल आउट, 25% यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया। सो दिस इज़ द शॉर्टकट वन एंड दिस इज़ योर ट्रेडिशनल मेथड। तो हमेशा अगर आप शॉर्टकट पे जाओगे तो आपको कभी कभी ट्रेडिशनल पे भी शिफ्ट करना पड़ेगा समझने के लिए, इसलिए मैंने पहले ट्रेडिशनल बताया। ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो आप ये करके तो आ ही सकते हो। अगर सेम यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, सेम परसेंट का लॉस हो रहा है, तो हमेशा क्या याद रखना, लॉस होगा। और लॉस निकालना कैसे है, जो भी एक परसेंटेज को पकड़ना, उसका स्क्वायर कर देना, अपॉन 100 कर देना, वही आपका लॉस परसेंट आ जाएगा, ठीक। नाउ डिस्काउंट, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट हमेशा क्या करेगा, प्राइस को कम करेगा। तो 100 में से उसको हम डिस्काउंट जो भी दिया उसको माइनस करेंगे और इंटू मार्क प्राइस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। इजी। तो देखो, और मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस और मार्केट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, जो भी एम आर पी आप वगैरह देखते हो, ठीक है, यही हमारा होता है मार्क प्राइस। इसी के ऊपर कुछ भी नहीं सेल हो सकता, बट इसके नीचे जितने का भी सेल हो जाए वेल एंड गुड, लेकिन इसके ऊपर हम नहीं सेल कर सकते। तो मार्क प्राइस वो होता है जो कि हम देखते हैं, लिस्ट होता है जिसमें, इसको हम लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं, जो हमें शो कर होता है एक पर्टिकुलर क्लॉथ पे या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। इसी पे डिस्काउंट अप्लाई होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे और अपॉन 100 करेंगे इंटू मार्क प्राइस जो यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बेसिक जो हम परसेंटेज में निकालते हैं, बस वही हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अब उसका नाम क्या रख दिया गया है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखो, अ प्रोडक्ट इज़ मार्क रुपीज़ 450, 450 रुपये का मान लो आपका एक माउस सेल हो रहा है। इफ़ ही सेल्स एट रुपीज़ 330, यानी कि 330 का इसने बेच दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 2 और 1, 120 रुपये का यहाँ पे इसको डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप देखो
चाहो तो आप इसको ऐसे, इसका अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं बोल दूँ डिस्काउंट परसेंटेज को हटा के मैं बोल दूँ कि वन प्रोडक्ट इज़ मार्क ₹450 एंड इफ़ ही सेल्स ₹330, तो 330 रुपये का उसने बेच दिया, 450 रुपये का यहाँ पे था। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका परसेंटेज निकालूँ जितना यहाँ पे इसका डिफरेंस है, तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे। बट यहाँ पे बस उसका नाम यहाँ पे क्या रख दिया गया, डिस्काउंट बताओ जितना उसको मिला है परसेंटेज में। तो थोड़ा जो उसको नहीं पता होगा उसको सोचेगा इसका कुछ अलग फॉर्मूला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस आपको करना क्या है, 450 माइनस 330, जो कि हमने 120 ऑलरेडी निकाल लिया है, इसका हमें क्या कर देना है, परसेंटेज निकाल लेना है। तो 120 कितने में से हमको मिला है, पर 450 में से, तो 450 नीचे इंटू 100। सो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 9 ज़ा, 5 2 ज़ा, और 3 3 ज़ा, 3 4 ज़ा, और यहाँ पे 80/3। सो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे बचेगा कितना, 2, तो 3 6 ज़ा 18। तो 26 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आपका परसेंटेज आएगा, विच इज़ 26.67%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। बस इतना ही था यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, बाकी के आप को सॉल्व नहीं करना है, बाकी है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या, हम आगे डायरेक्टली प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इसमें एक लीनियर इक्वेशन बनता है जिसको हम सॉल्व करते हैं और हमने आंसर अपना मिल जाता है। देखो, एज ऑफ फादर इज़ ट्वाइस दैट ऑफ सन। जो क्वेश्चन बोले बस उसको आपको फॉलो करना होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को फॉलो करके देख लेते हैं। सो क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो करते हैं। देखो, एज ऑफ फादर इज़ ट्वाइस दैट ऑफ सन एट प्रेजेंट। यानी कि अगर एज जो सन का है वो एस मान लें, तो यहाँ पे जो फादर का एज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सन, 2s के बराबर। आफ्टर 5 ईयर्स सम ऑफ देयर एजेस विल बी 100। यानी अगर हम इसमें 5 साल ऐड कर दें, S5 5 साल इसमें ऐड कर दें सन में, और 5 साल इसमें ऐड कर दें, तो इन दोनों का सम क्या दे रखा है, 100। अब इन दोनों का सम 100 दे रखा है, यहाँ पे एस हमने, इसमें एक हमारे पास वेरिएबल है ना, तो एक हमारा इक्वेशन बना है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2s, और इसमें 5 साल और ऐड करना है, प्लस S+5 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, हमारे 100 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखो 2s+5 और S+5, एस को एक साइड ले जाओ, और यहाँ पे हो जाएगा 3s+10 इज इक्वल्स टू 100। तो s की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 30। अब सन की एज अगर 30 है, तो यहाँ पे फादर की एज क्या हो जाएगी, 60। पूछा गया था हमसे व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा, 60 ईयर्स। अगर पूछे 5 साल बाद, तो इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, 60+5 विच इज़ 65 ईयर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं एजेस पे। कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने को बना के मिल जाएगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। जैसे कि बात करूँ मैं, तो सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 45। यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट आपको दिख जाए तो इसका मतलब है क्या है, यहाँ पे आपका बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक यहाँ पे जो इसका दो अगर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो एक आपका नेगेटिव में मिलेगा, एक पॉजिटिव में मिलेगा। तो हमेशा पॉजिटिव वाला लेना, क्योंकि नेगेटिव तो हमारा एज हो नहीं सकता। किसी का एज 0 हो सकता है, लेकिन क्या -1 एज किसी का हो सकता है, नहीं। तो इस वजह से हम नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे जब भी हमारा प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एक बार बन गई, तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आपको मिलेगी, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो हमेशा पॉजिटिव वाले को ही लेना। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 45। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि S+5 S+F, यानी सन फादर का जो सम दे रखा है किसके बराबर दे रखा है, 45 के बराबर दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 350। प्रोडक्ट क्या दे रखा है, SF की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 350। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है, यानी कि S-F बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो F+S यहाँ पे 45 दे रखा है, और F यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 45 - S। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ यानी कि हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, फादर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 45 माइनस सन की एज। अब F इंटू एस यानी क्या है हमारा 350। अब यहाँ पे F की वैल्यू हम इसमें पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो 45 - S इंटू एस इज इक्वल्स टू 350। तो इसको जो हमारे अंदर S को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 45S - S² इज इक्वल्स टू 350, और S² - 45S प्लस 350 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 350 आए और ऐड करने पे -45 आए। तो यहाँ पे हम -10 - 3 35,
ये ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 350 मिलेगा, और जब इसको ऐड करोगे तो आपको -45 मिलेगा, ठीक है। नाउ एस जो सन का एज होगा वो तो 10 होगा या 35 होगा, लेकिन 35 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सन हमारा फादर से तो छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें हम माइनस कर देंगे तो सन कैन नॉट बी ग्रेटर देन फादर्स एज, है ना, फादर से बड़ा तो हो ही नहीं सकता सन, ठीक। तो इस वजह से हम 35 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा बचा क्या आंसर? द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 35 माइनस 10 विच इज़ 25 ईयर्स। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स, आप देखो फॉर्मूला आप डायरेक्टली रूट से भी फाइंड कर सकते हो, इस श्री धराचार्य फार्मूला से। ये आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, इस पर हम सेपरेट वीडियो अच्छे से बना देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। रेस्ट इतना टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया तो नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस सेम है, बस आपको फॉलो करना है क्वेश्चन को, आप यहाँ से इजीली कर लोगे। तो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, खुद से ट्राई करना। नहीं होता है तो कमेंट कर देना विथ दिस पर्टिकुलर शॉर्टकट नंबर और क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट डाल देता हूँ। अगर आपसे नहीं होता है कमेंट कर देना, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। एक चीज़ और, व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, और बाकी लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर देना ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम ला सकें, एटलीस्ट हमें पता चल सके कि यस यू आर लाइकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस। और डोंट फॉरगेट टू लीव अ फीडबैक, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप कमेंट कर सकते हो, फील फ्री टू कमेंट। अगर आप वहाँ पे कमेंट करते हो तो हम अपना क्वालिटी और इम्प्रूव कर देंगे, या फिर आपके अकॉर्डिंग चेंजेस ला के आपको आगे के कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ ये सारे क्वेश्चंस आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ये सब इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। नाउ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ रिलेटिव स्पीड एंड सेम डायरेक्शन। तो इसको समझने से पहले हमें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि टाइम क्या है, स्पीड क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो देखो, टाइम जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कॉलेज जाना है, अपने घर से मैं निकला 2 बजे, ठीक, मुझे कॉलेज जाना है 4 बजे। मैंने बोला कि मुझे 2 घंटे लगेंगे कॉलेज जाने में, तो ये मेरा हो गया 2 आवर्स, ये हो गया मेरा टाइम कि मैं 2 घंटे में कॉलेज मुझे पहुंच जाना है, और 2 घंटे ही मुझे लगेंगे, ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये मुझे आइडिया है कि 2 घंटे लगेंगे या फिर 2 घंटे में मुझे पहुंचना है। अब मैंने बोला कि मैं यहाँ पे 30 की स्पीड से चलूँगा और मैं 2 घंटे में अपने कॉलेज पहुँचूँगा। अगर मुझे पता करना हो कि यहाँ पे मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अगर मैं 2 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा हूँ तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 विच इज़ 60 किलोमीटर्स, यानी कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरे घर से कॉलेज का। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता चल गया क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और अगर मैं बोलूँ टाइम मुझे निकालना है, तो अब टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 60 किलोमीटर्स। स्पीड मुझे पता है, स्पीड कितनी है मेरी, 30। तो 30 मैं नीचे लिखूँगा, तो 30 × 1 = 32 यानी 2 घंटे मुझे यहाँ पे लगेंगे, 2 आवर्स, ठीक। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से आप सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में, और बोट और उस वाले स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन पे भी। तो अगर आप बस स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का बस एक फॉर्मूला ये याद कर लो, अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट, तो आप कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। एक और चीज़, रिलेटिव स्पीड की बात करें, सो जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, मान लो ये 20 किलोमीटर से चल रहा है पर आवर से, और ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा तो हम क्या करेंगे, 20 - 10 करेंगे। अगर ये चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो हम क्या करेंगे, अगर ये 20 चल रहा है और ये 10 से चल रहा है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे विच इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, रिलेटिव स्पीड का आपसे अगर पूछेगा एग्जाम में तो डायरेक्टली आपसे रिलेटिव स्पीड से ही पूछेगा क्वेश्चन। नॉर्मली बहुत कम आते हैं कि आपको एक निकालने को दे दिया, बहुत ईजी पेपर आएगा तो नॉर्मली निकालने को दे सकता है। बट अगर थोड़ा बहुत टफ करना चाहेगा या थोड़ा बहुत ऐसा करना चाहेगा कि आपको थोड़ा लगे सॉल्व करने में, थोड़ा एफर्ट्स लगे, तो आपको रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देगा वो। तो जैसा आप यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, एक क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड पे ही, कि एक थीफ है स्टैंडिंग 50 मीटर्स अवे फ्रॉम अ डॉग। तो ये जो डायग्राम बना है इसको ध्यान से समझेंगे, डॉग से ये थीफ की दूरी एक 50 मीटर की है, ठीक। जो डॉग का स्पीड है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है, और जो चोर का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है।
अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझो, मैंने क्या बोला था, रिलेटिव स्पीड यानी कि सेम डायरेक्शन। तो अगर जिस साइड चोर है उसी साइड कुत्ता भी दौड़ रहेगा, तो अगर ये दोनों साइड सेम जगह दौड़ रहे हैं तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 3 - 2, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इनकी रहने वाली है। ये हमने यहाँ से निकाल लिया, यानी कि हमें स्पीड तो पता चल गया, विच इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। अब हम ना इसको कंसिडर करेंगे ना इसको कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ रिलेटिव स्पीड को कंसिडर करेंगे। नाउ a thief standing 50 meters away from a dog starts running away from it at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड, ये जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है, और जो डॉग है वो 3 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हमने निकाल लिया, और डिस्टेंस यहाँ पे 50 मीटर का है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डॉग टू कैच द थीफ। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या दे रखा है, 50 मीटर। ठीक, और स्पीड क्या दे रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो डॉग होगा या फिर उसको कितना टाइम लगेगा चलने में, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, डिस्टेंस हमें पता है 50, तो 50 मीटर का डिस्टेंस है, S1 S2 यहाँ पे आपको पता है 50/3 - 2, यानी कि 50 सेकेंड लगने वाले हैं। तो 50 सेकेंड अगर लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 सेकेंड यानी लगेगा। डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, स्पीड और टाइम। तो स्पीड हमें पता है, स्पीड हमें पर किसका पूछा गया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डॉग टू कैच द थीफ, यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा, ये तो हमने निकाल लिया, 50 सेकेंड लगेंगे, आपका आंसर यहीं पे आ गया। लेकिन कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको स्पीड टाइम पता चल गया, 50 सेकेंड के लिए डॉग दौड़ेगा, और उस डॉग की स्पीड कितनी है, डॉग की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 150 मीटर हमारा डॉग रन करेगा। वहीं पे चोर हमारा कितना रन करेगा, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 मिनट तो चोर भी दौड़ेगा ना, तो 50 × 2, यानी कि जो चोर दौड़ेगा वो 100 मीटर, और जो डॉग होगा वो उसको 150 मीटर दौड़ना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए, क्योंकि जो डिस्टेंस है डॉग और इनिशियली जो डिस्टेंस था वो डॉग तो कवर करेगा ना। मान लो यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे वो चोर है, तो ये डॉग जो है यहाँ पे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है पहले तो ये इसको ही कवर करेगा, तब तक जो ये चोर है ये तब तक और आगे जा चुका होगा, फिर ये डॉग इसको भी कवर करेगा, तो डॉग को ओवरऑल तो ज़्यादा कवर करना पड़ा ना, ये भी कवर करना पड़ा और ये भी। तो इस वजह से डॉग की यहाँ पे आप डिस्टेंस देखोगे तो ज़्यादा मिलेगी, वहीं पे चोर की देखोगे तो चोर को कितना कवर करना पड़ा होगा खुद को पकड़ाने के लिए, यहाँ से यहाँ, यानी कि सिर्फ 100 मीटर। आई होप आपको ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है, तो उस पर हम नहीं डिस्कशन करने वाले हैं कि स्पीड कैसे निकालना है, डिस्टेंस, वो सारे हमने इसी में कवर कर लिया। नाउ जब दो चीज़ अपोजिट में होंगे तो हमने माइनस करना था, जब दोनों चीज़ पास में आएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे स्पीड उनका। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि 3 मीटर पर सेकेंड से एक लड़की दौड़ रही है, एक लड़का 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, बीच में इनका डिस्टेंस क्या है, 300 मीटर। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 300 मीटर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम, यानी कि ये हमारे 60 सेकेंड्स में कवर कर लेंगे, यानी कि 1 मिनट में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आप बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। सो देखो, स्पीड का सबसे फॉर्मूला क्या है हमें पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो हम लेंगे, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाइम का भी क्या हमारा होता है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू होता है हमारा जो भी डिस्टेंस है और जो स्पीड है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो आप, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ क्या हम क्या लेंगे, टोटल टाइम। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, D1/S1 D2/S2 एंड सो ऑन। वहीं पर डिस्टेंस की बात करूँ तो D1 + D2 + DN, जहाँ तक कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ दी रखी होंगी उतना हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन सेज अ मैन कैन ट्रैवल फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर द फर्स्ट 100 किलोमीटर, यानी कि D1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे दी गई 100 किलोमीटर, ही ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे S1 की स्पीड दे दी गई आपको 25, यहाँ पे फिर D2 की वैल्यू 80 और S2 की वैल्यू 40। अब पूछा क्या गया है कि द लास्ट 120 किलोमीटर ही ट्रैवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, यानी कि यहाँ पे आपको तीन क्वांटिटीज़ दी रखी हैं। तो हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस क्या था 100, 80, 120, और यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी थी 25, 40 और 20। अब यहाँ पे टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 100/25, 80/40, 120/20। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4,
तो नीचे आ जाएगा आपका 12, ऊपर आ जाएगा 300। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 25 किलोमीटर पर आवर ये था हमारा एवरेज स्पीड, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर ये, अगर हम बात करें तो ये 25 किलोमीटर पर आवर से ही चलते हुए आ रहे हैं, अगर इनका एक एवरेज स्पीड हम माने। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस इज सेम, तो एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंस हमारा सेम है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हमारा होगा एन अपॉन एवरेज स्पीड, यानी कि जितने यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्पीड है उनको हम सम करेंगे, और जितने भी यहाँ पे हम स्पीड को लेंगे उसका नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ को उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर यहाँ पे दो स्पीड का यहाँ पे डायरेक्टली पूछ ले तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर दो से ज़्यादा है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जैसे आपने, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होगी, या इलेक्ट्रिकल से आप वाकिफ़ हो गए ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर, तो आपने वहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल, या आपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता था, जब पैरेलल में हमारा रजिस्टर लगा होता था उसमें हम 1 + R करके सॉल्व करते थे। ये सारे फिर R ऊपर चले जाते थे, ऐड हो जाते थे, और ये जो 1 1 है, जितने हमारे रेजिस्टेंस होते थे वो नीचे आके उतने नंबर से हम इसको डिवाइड कर देते थे। सेम यहाँ पे फिनोमेना यूज़ होगा। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ स्पीड दे रखा है और डिस्टेंस सेम है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। वहीं पे अगर सिर्फ दो हमारे स्पीड दे रखा है तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 2s1 S2 नाउ एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि साई ट्रैवल्स फ्रॉम हर हाउस टू ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब ऑफिस से जो इनका ये घर का इस डिस्टेंस है वो तो चेंज होने से रहेगा, तो 80 किलोमीटर तो सेम रहेगा। ही सडनली रिटर्न्स होम एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अभी यहाँ पे दो आपको स्पीड दे रखी है तो हम सिंपली ये यूज़ करेंगे 2s1 S2, यानी कि 50 × 60। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे कितने क्वांटिटीज़ दे रखी थी, 60 50, यानी कि 110। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 54.54 किलोमीटर्स पर आवर। अब इसी को अगर आप, मैं बोलूँ कि अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे आप देखोगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 60 हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें मीटर पर सेकंड यानी कि बड़े से छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 60 × 5/18। वहीं पे अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी कि हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो हम क्या करते हैं, 18 से 18/5 × 60 कर देते हैं। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड है, इसको हमें किलोमीटर में बदलना है तो हम 18/5 करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखना, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है बट एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। नाउ एवरेज स्पीड टाइम टेकन इज़ द सेम इन ऑल केसेस। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, S1 + S2 + S3/3, यानी कि टाइम टेकन इज सेम इन ऑल केसेस। तो उस कंडीशन में हमारी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, S1 + S2 + S3/3। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करना और अच्छे से इस चीज़ को, क्वेश्चन को सॉल्व करना, और सॉल्यूशन भी यहीं पे नीचे प्रोवाइडेड है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी क्या हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नाउ एक क्वेश्चन बहुत आता है हमारा, यही हमारा लास्ट होगा स्पीड एंड डिस्टेंस इन टाइम में। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो टाइम इन विच द रनर्स मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनके टाइम का, T1 T2 Tn, जितने भी यहाँ पे एलसीएम है उन, जितने भी यहाँ पे टाइम होगा उसका एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम क्या, फिर उसका लेंगे D1/S1, यानी कि जो डिस्टेंस अपॉन, अगर ये नहीं दिया है तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे। तो वो हमारा निकल कर आ जाएगा कि कब ये लोग मीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, 3 पर्सन्स पार्टिसिपेट इन अ रेस ऑफ लेंथ 400 मीटर, यानी डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 400 मीटर। दे कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 2 4 एंड 5। तो यहाँ पे इनकी जो स्पीड आ जाएगी, यहाँ पे 2 4 5 दे रखी है। टाइम की बात करूँ तो इसको हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। सो T1 T2 T3 की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली, 1 2 3 पर्सन के लिए 200 सेकेंड, 100 सेकेंड, 80 सेकेंड। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सो एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 400। तो 400 का मतलब ये 400 सेकेंड बाद आपस में एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक, नाउ ट्रेन क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ नेग्लिजिबल विड्थ। सो इसको कैसे करना है, इसमें जो आपका, मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं डीप में नहीं समझाऊंगा, बहुत इजी चीज़ है। इतना याद रखो, जब भी हमारा एक पोल होगा, एक कोई इंसान होगा, अगर इसको कोई क्रॉस करेगा ट्रेन, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, इनका हम
कोई भी डिस्टेंस कंसिडर नहीं करते, सिर्फ जो इसका लेंथ होगा, जैसे कि 450 मीटर का अगर ये ट्रेन है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और ये जो स्पीड से रन करेगा उसी को हम स्पीड मानेंगे, उसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप निकाल दोगे। वहीं पे अगर इसको टनल से गुजरना हुआ, इस ट्रेन को एक टनल से गुजरना हुआ, एक प्लेटफॉर्म से गुजरना हुआ, तो उस कंडीशन में इसका भी डिस्टेंस लेंगे और इस जो प्लेटफॉर्म या टनल का जो लेंथ है उसका भी डिस्टेंस लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। और स्पीड हम वही कंसिडर करेंगे जो हमारा इनिशियली हमारा ट्रेन का था। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अबाउट ट्रेन। और इसमें ट्रेन में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। अगर दो ट्रेन है जो आपस में एक तरफ आ रही हैं तो इसमें हम इनके डिस्टेंस स्पीड को ऐड कर देंगे। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनके हम स्पीड को माइनस करके इनका डिफरेंस ले लेते हैं, यही हमारा होता है रिलेटिव स्पीड। तो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई इट कि आप कर पाते हो या नहीं, नहीं कर पाते हो तो बताना, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नाउ ये सारे एग्ज़ाम के लिए आपके, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चंस। बाकी आप ट्रेन के जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार ट्राई करना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को स्किप करते हैं अब और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो आप घबराना नहीं कि इतने सारे ट्रेन के मैं स्किप कर रहा हूँ, स्किप इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या कैट वगैरह की एग्ज़ाम तैयारी करते हो या डिफेंस की तैयारी करते हो, सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट अगर आप इन्फोसिस की बात करो तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होगा वो आप मैनेज कर लोगे, बिकॉज अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अबाउट रिलेटिव स्पीड, है ना, एवरेज कैसे निकालते हैं, दो से ज़्यादा अगर स्पीड दे रखी है तो क्या करते हैं, अगर हमारा टाइम सेम हो तो क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यू ऑल नो दिस थिंग्स। तो आप इसलिए आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी आता है तो। बोट स्ट्रीम को भी स्किप करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, बट इसमें बस एक ऐड क्या हो जाता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मैं बता देता हूँ क्या होता है, मान लो कभी क्वेश्चन आ गया तो कर लेना। अप स्ट्रीम वो होता है जिसमें हम जो रिलेटिव स्पीड होता है वो हम नेगेटिव में मतलब माइनस में लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा फ्लो हमारा रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर हम शिप को इस डायरेक्शन से लेकर आएंगे तो ये जो फ्लो है ये इसको अपोज करेगा, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, स्ट्रीम जो अगर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, मतलब कि हम अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो उसमें हम क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड को, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे स्ट्रीम की स्पीड है उसको माइनस कर देंगे स्पीड ऑफ बोट से, वो हमारा हो जाता है एवरेज, मतलब वो रिलेटिव स्पीड। वहीं पे डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये हेल्प करेगा, इसी डायरेक्शन में हमारा शिप भी जाना है तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम डाउन स्ट्रीम में ऐड कर लेते हैं दोनों की स्पीड को। बस इतना सा यहाँ पे है, बाकी आप स्पीड डिस्टेंस वाले टाइम से कर लोगे ईजिली। अगर नहीं, क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है स्पीड बोट वाले क्वेश्चन, सो इतना ही करके जाओ जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अभी हम टाइम एंड वर्क पे आ गए हैं। टाइम एंड वर्क को करने से पहले कुछ बातें हम बताने वाले हैं, वो समझ लो। जो हमारा टाइम होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये ऐसे नहीं समझेंगे, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई काम आप मान लेते हैं कि आपने 30 पेजेस 4 दिन में पढ़ लिए, तो एक पेज आप कितने दिन में पढ़ पा रहे होगे, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि एक दिन में आपने कितने पेजेस पढ़े, तो आप सिंपली क्या करोगे, बोलोगे 30/4 कर दीजिए, और मैं इतना ही डेली रीड करता था। या फिर अगर मैं इसको और अच्छा समझाने के लिए मैं बोलता हूँ 36 पेजेस, तो आप बोलोगे मैं डेली 9 पेजेस को रीड करता था। तो ये क्या हो गई, आपकी एफिशिएंसी हो गई, और ये आपका यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया। ये जो होता है हमारा वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जितना ज़्यादा टाइम ले रहा होगा कोई काम उतना ही ज़्यादा वर्क होगा। ये चीज़ आगे आप समझ जाओगे। तो देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन पे आते हैं कि इट took 40 days to build 10 buildings. How long will it take to build 50 buildings using the same number of employees? तो देखो इसको करने के लिए सिंपली क्या करो, W1 यहाँ पे क्या है, 10, यानी कि आपको बिल्ड क्या करने हैं, 10 बिल्डिंग्स। W2 क्या है, 50 बिल्डिंग्स आपको बिल्ड करने हैं। और 40, T1 की वैल्यू क्या है, 40 डेज आपको लिखते हैं, T2 आपको निकालना है। सो W1 जो हम रेशियो में पढ़ के आए थे बस वही यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। सो 10/50 किसके बराबर हो जाएगा, 40/T2 के बराबर। इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 T2 इज इक्वल्स टू 200 डेज।
सो T2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 200 डेज। नाउ वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्स। तो ये सारी चीज़ें आप इसको मत ही समझो तो ज़्यादा बेटर है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझो, वो आपके लिए बेस्ट है फॉर योर एग्ज़ाम। क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बताता हूँ कि मान लो बोलेगा कि कोई ए है, किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है, सी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ये तीनों मिलके काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। ये मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी आपको समझा रखा है, तो एक बार वो वाली वीडियो देख लेना। इन्फोसिस करके है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 तो ये है, पार्ट 1 भी मैंने अपलोड कर रखा है, एक और वीडियो है जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पूरा। तो वाली वीडियो देख लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप सिर्फ वही वीडियो देख लोगे तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है फॉर योर एग्ज़ाम। तो देखो 30 + 40 + 50, सही प्लस नहीं, यहाँ पे इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे, एलसीएम ऐसा लो कि ये तीनों इसको डिवाइड कर दे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका कि ये तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखो एलसीएम कैसा लेते हैं, 30 40 10। वैसे तो ऐसा लेना है जो आपको डिवाइड कर दे, आई गेस यहाँ पे 40 आएगा, बट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 10 से इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 3 4 1, 3 1 4 1, 4 1 1 1, 4 3 12, और यहाँ पे आ गया 120, यानी कि 120 आपका टोटल वर्क है। एफिशिएंसी की बात करूँ तो यहाँ पे जो ए है वो कितने दिन में काम कर पा रहा होगा, 40 दिन में। बी हमारा 30 दिन में काम कर पा रहा होगा, ए हमारा 12 दिन में काम कर पाएगा। अगर बात करूँ कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो इन सबको ऐड कर लो, 40 30 12 70 82, यानी 82/120। जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे जितना पॉइंट वही वैल्यू अगर आ रहा है तो वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 1 पॉइंट जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आपका यही होगा टोटल, जब ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे। बस ऐसे ही लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या फिर बहुत ज़्यादा अगर टफ करेगा तो ये कर देगा कि A + B किसी काम को 5 दिन करते हैं, उसके बाद ए नहीं, ऐसा देगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी का किसी काम को 20 दिन में करता है, और उसके बाद बी 5 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, और उसके बाद सी कंप्लीट करता है ना। तो बताओ सी अकेले ही उस काम को कितने दिन में करेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कैसे करना होगा। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, है ना, एलसीएम लोगे, ए बी सी, सी का भी यहाँ पे दे रखा होगा एफिशिएंसी, या सी वही बोल देगा कि सी अकेले इस काम को 20 दिन में कर पाएगा या 30 दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पे आप तीनों का एलसीएम लोगे, है ना। एलसीएम लेने के बाद आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क के बाद आप A + B × 5 कर देना, क्योंकि ये 30 एफिशिएंसी जो भी आएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी ऐड करना, ये आपकी टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी ए बी की। ये जितना काम करेंगे 5 दिन में वो चीज़ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फिर टोटल वर्क में से उस काम को यहाँ पे माइनस कर देना जो ए और बी मिलके किए होंगे 5 दिन में। उसके बाद बी को हटा देना, फिर यहाँ पे सी को ले आना, सी को इंट्रोड्यूस करना, और सी को वो कितने दिन में अकेले काम कर पाएगा, या फिर ए और सी दोनों मिलके काम को कितने दिन में फिनिश किए होंगे, वो चीज़ यहाँ पे आप निकाल लोगे। जो बचा हुआ काम है उसको ए सी से डिवाइड कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आगे, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि वो आपको खुद से ट्राई करना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो, बिकॉज नॉट इट इज़ नॉट एज मच एज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। अ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। नाउ वर्क डन, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय हिम इन 25 days। ठीक है, तो पर डे वर्क क्या हो जाएगा ए का, 1/40, नंबर ऑफ डेज फॉर विच ए वर्क इज़ 25, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/8 यहाँ पे वर्क कंप्लीट कर दिया उसने। वहीं पे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय हिम इन 45 days, तो 1/30 × 45, तो यहाँ पे आप इजली 1/1 × 2 यानी कि 3/2 काम यहाँ पे हो चुका होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। रिमेनिंग वर्क हमेशा 1 माइनस वर्क डन होगा। इसका मतलब क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 30 days, बी इन 40 days, ए वर्क्स फॉर 9 days, एंड द रिमेनिंग वर्क इज़ डन बाय बी, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन वर्क आउट डन बाय बी। तो सबसे पहले रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, बी इज इक्वल्स टू वर्क 1 - वर्क डन बाय ए। तो वर्क डन बाय ए कैसे निकालेंगे, 1/30 × 9, 3/10, तो 1 - 3/10 कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 7/10 वर्क किसको करना पड़ेगा,
बी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, आप कर लोगे, दैट्स नॉट द इशू। और मैं अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लोगे तो अच्छे से कर लोगे। और ये मैंने जो बताया था आपको, टाइम टेकन टू द रिमेनिंग वर्क, ये वाला क्वेश्चन है, आप होमवर्क में ट्राई करना। मैंने अच्छे से समझाया आपको। नाउ दिस इज़ योर टास्क टू डू दिस क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करना और अच्छे से सॉल्व करना। सैलरी वाला भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, सैलरी वाले क्वेश्चन क्योंकि वहाँ पे पूछ लेगा, तो सैलरी वाला क्वेश्चन सेम लॉजिक है। नहीं समझ में आता है तो बताना, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। रेस्ट मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद से थोड़ा एफर्ट लगाओ। नहीं आता है तो बस कमेंट आपको करना है। आई विल मेक श्योर कि मैं जो जो यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ उसकी एक सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूंगा विद सॉल्यूशन। नहीं होगा तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट कमेंट डाउन आई वांट पीडीएफ। ठीक है, तो पीडीएफ की लिंक मैं आपको कमेंट में पिन करके दे दूंगा। नाउ द पाइप, यहाँ पे देखो पाइप एंड सिस्टम में आ गया। पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है कि मान लो कोई एक हमारा सिस्टर्न है, यानी कि एक हमारा कोई टैंक है, इसमें दो पाइप लगे हैं ए बी। एक इसी टैंक किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, बी इसी टैंक को 2 घंटे में फिल करता है। तो दोनों मिलके कितने घंटे में फिल कर देंगे? सेम हमारा टाइम में वर्क, दोनों का एलसीएम लो, यहाँ पे 12। ठीक, 12 भी आएगा ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यही चीज़ होता है, यहाँ पे 6 आएगा। 2 1 2, 2 3 3 है ना, तो 6 आएगा। तो यही चीज़ होता है कि अगर आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा डाउट मिलेगा। आपको 2 × 4 भी 8 ना लग के 9 या कुछ और लगेगा, तो ये भी आप क्रॉस चेक करोगे एक बार। तो इस वजह से थोड़ा सा रियल फील लेने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं होता है तो वीडियो को आगे प्ले कर लेना, आंसर तो आपके पास सही है। नाउ देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा, ए पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स, बी कैन एम्प्टी इन 5 आवर्स। अब आपने बोला होगा, आपने सोचा कि यहाँ पे मैंने तो सिर्फ फिल वाला बताया बट यहाँ पे तो एम्प्टी कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे रिलेटिव। रिलेटिव जैसे स्पीड लेते थे तो यहाँ पे रिलेटिव एफिशिएंसी लेंगे। उसमें क्या हो जाएगा, टैंक कितने घंटे में खाली हो रहा है, 5 घंटे में, और भर कितने घंटे में रहा है, 4 घंटे में। तो यानी कि टोटल वर्क क्या हो रहा होगा, प्लस का 1, प्लस का 1 यहाँ पे काम हो रहा होगा। देखो ए और बी, एक को 4 घंटे लगते हैं इसको फिल होने में, वहीं पे बी को 5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे देखो बी को अगर कोई चीज़ खाली करने में 5 घंटे लग रहे हैं तो उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा पानी भर जाएगा, तो +1 होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल लॉजिक है ये चीज़। ठीक है, अब नॉर्मल लॉजिक है, लेकिन इससे आपका फ़ायदा क्या है? इससे आपका फ़ायदा ये है कि आपको टोटल यहाँ पे वर्क पता चल जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा इसका, 4 × 20, 4 × 5, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा जो हम एलसीएम लेते थे। तो यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लो टाइम का, तो 4 × 5 क्या हो गया हमारा टोटल वर्क, यानी कि मान लो इसको 20 लीटर फिल करना था। यहाँ पे जो इसका वो था रिलेटिव एफिशिएंसी, वो क्या थी, +1। तो हम क्या करेंगे, 20/+1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 आवर्स। यानी कि 20 घंटे में टैंक फिल हो जाएगा। जब भी हमारा 4 घंटा यहाँ पे ये फिल करेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा यहाँ पे, मतलब 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा। तो इसको कितने घंटे लगेंगे, टोटल 20 घंटे लगेंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नाउ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो आप बैंक वगैरह में जाते हो, अपना पैसा आपने 10,000 डिपॉजिट कर दिया एट अ रेट ऑफ 7% फॉर 1 ईयर्स, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो चीज़ें यहाँ पे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है P × R × T। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा फॉर्मूला होता है P × R × T/100। तो प्रिंसिपल यहाँ पे मान लो 10,000 है, 4% के पर एनम, यानी कि 1 साल के लिए हमने छोड़ रखा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल यानी कि 10,000, रेट यानी कि 4%, टाइम यानी कि 1 ईयर, अपॉन 100। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1200। अब ये जो 1200 आया है ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को अगर हमें अमाउंट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऐड कर देंगे इंटरेस्ट में। तो प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो 10,000 पहले उसका खुद का पैसा था, 1200 इसने बैंक से कमाए, टोटल इसके कितने पास हो गए, 11,200 रुपये। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एग्जाम में क्या दे देगा, जैसे कि 10,000 ये है, 1200 ये है, तो आपको क्या आंसर दे देगा, 12,000। तो जो जल्दबाजी में होते हैं वो 12,000 टिक करके आ जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे 11,200 रुपये होंगे, ना कि 1200। तो इस तरीके आपको भी पहले 1200 लगा होगा ना, अगर लगा है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आई कैन इस्टेब्लिश अ माइंड मैप कनेक्शन। ठीक है, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो कंपाउंडेडली लगता है। मान लो आपको 10,000 पे 10 रुपये मिले, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 10,000 पे 10 रुपये नहीं मिलेगा, नेक्स्ट साल 10,000 10 रुपये पे
फिर से 10% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, उसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सो व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम 16,000 एट 2% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो पहले साल में क्या हो जाएगा, 102/100 इंटू 16,000, यानी कि 2% का ब्याज अपॉन 100 इंटू 16,220, तो यहाँ पे 16,320। नेक्स्ट ईयर में ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर से 2% का ब्याज, फिर से इसका ये प्राइस हो जाएगा, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2% के ब्याज पे, तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, 169,79,328। अगर ये हमारा हो गया अमाउंट, तो हमें क्या बताना था, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए हम 16,000 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 969 रुपये 328 पैसा। ये आपका हो गया आंसर। तो इतना टफ नहीं देगा आपको, ऐसे ही क्वेश्चन देगा जो आप इजीली कर पाओ। डिविजिबिलिटी आ गई, इसका ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं तो आप कमेंट कर देना, वो टॉपिक प्लस होमवर्क, वो सारी चीज़ें हम कवर करा देंगे। ठीक है, होमवर्क में आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो मुझे बता देना। नाउ डिविजिबल, डिविजिबिलिटी की बात करें, सो डिविजिबल बाय 2, सो 0, 2, 4, 6, 8। अगर यहाँ से हमारे डिविजिबल हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में आ रहा है तो मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा। 0, 2, 4, 6, 8 अगर हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा है तो ये 4 से भी डिविजिबल होगा, 4 से हो रहा है तो 8 से भी होगा, है ना। तो जब भी हम देखेंगे 2 का मल्टीपल जो भी होगा वो उससे ये सारी चीज़ें डिविजिबल हो जाएंगी। 3 का हम क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे मान लो 2, 3, 6 दे रखा है, अगर ये हमारा इसको सम करेंगे, 2, 3, 5, 5, 6, 11, 11, ठीक है, ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ 3 प्लस, मतलब कोई ऐसा नंबर है, तो 3, 3, 6, 6, 3, 9, अब ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। नाउ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। ये तो हमने बताया, जो 2 से होगा वो 4 से होगा, जो 4 से होगा वो 8 से भी होगा। 5 में क्या होगा, लास्ट में 0, 5 आएगा अगर, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 से भी डिविजिबल वो वाले नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। 9, 9 से वो वाले डिविजिबल होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 10 से कौन से डिविजिबल होंगे, जिसके लास्ट में 0 होगा। 11 से क्या होंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस शुड बी 0 और 1, यानी कि मान लो कोई ऐसा कुछ नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे इनका सम ले लो और इनका सम ले लो, इसका सम अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, ठीक है, इनका जो बीच का डिफरेंस है 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, तो आपका 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर लेना सर्च करके। रेस्ट इज all done for your Infosys exam. All the best for your exams, and do subscribe the channel for more informative videos like this. Infosys से जो भी अपडेटेड होंगे या अदर कंपनी से जो भी अपडेट्स होंगे, we will provide you. So kindly subscribe and please share with your family, friends and जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं।